नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और जो हमारा ओबीसी कमीशन है। तो ये टॉपिक यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग SC/ST कमीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो जैसे हमारे संविधान में बहुत सारे इनके लिए प्रोविज़न किए गए हैं, इनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो जो भी इनके लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किए गए हैं, तो वो जो उपबंध हैं SC और ST के लिए वो कितने कारगर तरीके से उपयोग में लाए जा रहे हैं, इसकी जांच वगैरह करने के लिए, इस पर ध्यान रखने के लिए ये कमीशन का प्रावधान किया गया है। तो शुरू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST कमीशन का प्रावधान नहीं था, ये बाद में SC/ST कमीशन के रूप में हमें दिखेगा। तो सबसे पहले अगर इनके बारे में कोई प्रावधान किया गया है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ना, इस संदर्भ में मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है। आज की डेट में तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन शुरू में ये नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर? तो इसका जो गठन किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका जो गठन का प्रावधान है वो आर्टिकल 338 में है, 338। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुरू में इसका प्रावधान नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है। तो कैसे हुआ ये सब चीज़ें, वो डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज की डेट में तो ये एक संवैधानिक निकाय है, चूँकि इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में किया गया है। लेकिन इसी प्रकार और भी जो कमीशन है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, अन्न कमीशन, ध्यान समझना, अन्न आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग, ये 1992 में पहली बार राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रावधान किया गया, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, NHRC इसको कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और ये 1993 में इसका भी प्रावधान किया गया था। और इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये 2007 में इसका प्रावधान किया गया। तो ये जो कमीशन हमने यहाँ पर लिखे हैं अन्न आयोग, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं है। ये सांविधिक आयोग हैं। ये कैसे हैं? ये सांविधिक आयोग हैं। सांविधिक आयोग, ये स्टैट्यूटरी कमीशन है। तो स्टैट्यूटरी कमीशन क्या होते हैं? जिनका जो गठन संसद के द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है, उन्हें सांविधिक आयोग कहते हैं। फिर से सुनो, ऐसे आयोग, ऐसी बॉडी जिसका गठन, जिसका प्रावधान संसद के द्वारा बनाए गए विधि के तहत होता है, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये जो हमने यहाँ पर कमीशन लिखे हुए हैं 4। लेकिन जो
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आज की डेट में। तो ये कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक है, संवैधानिक आयोग है ये। ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन हमारा प्रीलिम में पूछ लेता है ना, पीटी में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है या कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, या कौन सा सांविधिक आयोग है? क्लियर। अब कुछ ऐसे भी आयोग होते हैं जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं और ना ही वो संवैधानिक होते हैं, ना तो संवैधानिक होते हैं और ना ही वो सांविधिक होते हैं। क्लियर। तो ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो जो आयोग, जो बॉडी जिसका उल्लेख ना तो संविधान में हो और ना ही संसद के बनाए गए अधिनियम के तहत स्थापित हो, वो सिर्फ मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से स्थापित किए जाए, तो वो ना तो संवैधानिक होंगे और ना ही वो सांविधिक होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारा पीटी में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग, तो ये जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? ये शुरू में हमारे संविधान में तो नहीं था, संवैधानिक दर्जा इसको शुरू में नहीं मिला था। क्लियर। तो आगे देखते हैं इस आयोग का ओरिजिन कैसे होता है, ये कैसे कैसे डेवलप होता है। तो अगर हम लोग मूलतः अपने संविधान की बात करें, मूलतः है ना, मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338 में, एक्चुअल में यहाँ पर कोई आयोग का प्रावधान नहीं था। तो अनुच्छेद 338 में एससी और एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी के नियुक्ति का प्रावधान था, है ना। इसमें एससी और एसटी जो मतलब ये जो जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था, एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था शुरू में। ठीक है। और ये जो विशेष अधिकारी होता था, इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इस विशेष अधिकारी को हम लोग एक आयुक्त के नाम से जानते थे। ठीक है। तो विशेष अधिकारी को क्या बोलते थे? ये एक आयुक्त होता था, ये कमिश्नर होता था। ओके। तो जो हमारा संविधान था उसका अनुच्छेद 338 ये एससी एसटी आयोग का प्रावधान शुरू में नहीं कर रहा था। इसमें क्या था? मूल रूप से हमारे संविधान के आर्टिकल 338 में एससी एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था जिसे आयुक्त कहा जाता था। ओके। ये क्या काम करता था? इससे क्या उम्मीद की जाती थी? इससे उम्मीद की जाती थी कि एससी एसटी के लिए जो भी संविधान में उपबंध है, तो संवैधानिक संरक्षण जो इनको दिए गए हैं उससे संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे और उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करे और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। ठीक है। इससे क्या उम्मीद की जाती थी? इस अधिकारी से, इसका आयुक्त का कार्य क्या था, ये समझ लो, इसका कार्य क्या था। तो कार्य था एससी एसटी के लिए संवैधानिक ये क्या मैंने लिख दिया, 1 मिनट। संवैधानिक प्रावधानों, या ऐसे लिख सकते हैं, एससी एसटी के लिए संवैधानिक संरक्षण की जांच करना, निरीक्षण करना, है ना, जांच करना, निरीक्षण करना और इस संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार करना जिसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। में रिपोर्ट तैयार कर
तैयार कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना। क्लियर? तो राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करना। अब यहाँ पर बात समझो कि जो SC/ST को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो संरक्षण दिया गया है, जो प्रोटेक्शन दिया गया है, वो प्रोटेक्शन कहाँ तक कारगर हो रहा है, हाँ, इसकी जांच करना, इसका निरीक्षण करना और फिर उस पर रिपोर्ट तैयार करना और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करना। ये इसका काम हुआ करता था, जो ये अधिकारी होता था। क्लियर? अब यहाँ तक तो बात बन गई। ये हमारे मूल संविधान में यही इतना ही प्रावधान था। तो यहाँ पर अभी कोई अनुसूचित जाति आयोग नहीं था। इतना समझ में आ गया? चलिए इसको रब कर देते हैं और आगे देखते हैं। फिर ये धीरे धीरे चलता रहा और आता है दौर 1978, यानी 1978 का समय आ जाता है 1978। तो 1978 में क्या होता है, सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की, है ना। तो सरकार ने एक प्रस्ताव के माध्यम से 1978 में एक प्रस्ताव के माध्यम से SC/ST के लिए, ठीक है, SC/ST के लिए एक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। ये और साथ ही साथ जो आयुक्त था वो अभी बना रहेगा। क्लियर? तो जो आयुक्त है ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त का कार्यालय अभी बना रहेगा। तो यहाँ पर नोट में मैंने लिख दिया, अभी आयुक्त का कार्यालय अस्तित्व में रहेगा, ये अभी एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आयुक्त ही तो हुआ करता था आर्टिकल 338 में SC/ST के लिए, है ना, कमिश्नर हुआ करता था और यही उनके संवैधानिक संरक्षणों का निरीक्षण करता था। इसका मतलब है कि इसके द्वारा जो किया गया कार्य पर्याप्त नहीं था, तभी तो एक आयोग का गठन किया गया। तो सरकार ने क्या किया, एक प्रस्ताव के माध्यम से SC/ST के लिए एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया। अब दो हो गए, एक आयोग आ गया SC/ST के संवैधानिक प्रावधानों का संरक्षण करने के लिए और एक कमिश्नर, ये पहले से था आर्टिकल 338 में। ये दो बॉडी हो गए इस समय। तो ये जो आयोग है, मैंने बताया कि जो सरकार के प्रस्ताव से स्थापित किए जाते हैं वो ना तो संवैधानिक होते हैं और ना ही सांविधिक होते हैं, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं और ना ही वो मतलब सांविधिक का मतलब हो गया कि जो संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम के तहत स्थापित नहीं किया गया। क्लियर? स्टैट्यूटरी तो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल था और ना ही ये स्टैट्यूटरी था, याद रखेगा। तो ये आयोग एक गैर संवैधानिक था, गैर संवैधानिक शुरू में, बाद में ये संवैधानिक हो जाएगा, अभी आगे बताएंगे। गैर संवैधानिक था और कैसा था, गैर सांविधिक था, ये ध्यान रखिएगा शुरू में। अब यूपीएससी यहीं से प्रीलिम में स्टेटमेंट बना देगा, कह देगा, अभी पहले पूरा पढ़ा लेते हैं फिर आपको बताएगा किस तरीके का क्वेश्चन ये बना देगा, फ्रेम कर देगा। तो ये दो आ गए, ठीक है, एक आयोग आ गया और कमिश्नर पहले से था। अब आगे और बढ़ते हैं, तो 78 के बाद आगे ये चलता रहा और पहुंचेंगे हम लोग 87 में। 19 यहीं पर लिख देते हैं, इसका डेवलपमेंट 1987। तो ये जो SC/ST कमीशन है, इसका हम ओरिजिन देख रहे हैं, उदय देख रहे हैं, ये कैसे कैसे डेवलप हुआ टाइम टू टाइम, समय के साथ। तो 1987 यानी
78 में 8 को ऊपर करो, 7 को नीचे करो, 87 हो गया। ऐसे याद कर सकते हो, याद करने का तरीका है। ये 1978 वाला याद है कि इस समय कमीशन का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, अब 7 को नीचे करो, 8 को ऊपर करो, स्थान चेंज कर दो, 87 हो गया। तो 87 में क्या हुआ, सरकार ने यहाँ पर जो आयोग बनाया था ना, इसका नाम, इसे एक नाम दिया। तो 1987 में सरकार ने इसका एक नाम दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। तो इसका नाम क्या है, तो इस आयोग का नाम क्या रख दिया गया, SC/ST कमीशन। मतलब SC, ऐसे लिखोगे, SC/ST कमीशन। ये नाम आ गया अब। तो 87, तो 78 में इसका गठन हुआ, है ना, सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से। अर्थात वो ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। और 87 में इसका नाम दे दिया गया SC/ST कमीशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और डेवलपमेंट। तो 87 तक हो गया। अब हम लोग पहुंचेंगे 1990 में। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब आते हैं 1990 में। 90 में क्या होता है, एक संशोधन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 65 है ना। तो 65वां संविधान संशोधन, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम, तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा क्या किया गया, SC/ST के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई। अब समझना ध्यान से, ये जो संशोधन अधिनियम है, ये क्या कहता है, इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान समझ लो। इसमें 2 प्रावधान आपको दिखेंगे। तो जो पहले कमीशन था, जो कमिश्नर था, जो आयुक्त था, वो अब हट जाएगा, उसकी जगह पर ये आ जाएगा, आयोग आ जाएगा। ठीक है, तो आयुक्त के स्थान पर SC/ST कमीशन। तो SC/ST कमीशन को यहां पर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। SC/ST कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, प्रदान कर दिया गया। ओके, तो आयुक्त पहले हुआ करता था आर्टिकल 338 में, अब आयुक्त को वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह पर कौन आ गया, SC/ST। तो SC/ST कमीशन को आर्टिकल 338 में रख दिया गया, आयुक्त वहां से हटा दिया गया। तो अब ये संविधान में शामिल हो गया। तो याद रखिएगा, जो SC/ST कमीशन है, ये कब गठित किया गया था, ठीक है, 1978 में। इसको नाम कब दिया गया, 1987 में। और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत। तो ये तीनों जो फैक्ट हमने आपको बताया, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी यहाँ से स्टेटमेंट बना देगा। यूपीएससी का स्टेटमेंट बनाया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट नंबर 1, वर्तमान में SC/ST कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, ये शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था, वो गलत है। शुरुआत से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, है ना, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल था और ना ही स्टेट्यूटरी था, दोनों नहीं था। अर्थात सरकार के एक प्रस्ताव से ये बनाया गया था, लेकिन आज की डेट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात याद रखेंगे, डेवलपमेंट आप लोग याद रखेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये
1987 में सरकार द्वारा स्थापित जो आयोग था, है ना, जो नाम दिया गया था उसकी जगह ये ले लेगा और ये आ गया संविधान में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम लोग 2003 में। 2003 में एक संविधान संशोधन होता है 89, तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे क्या किया गया, इसको दो भागों में बांट दिया गया। बस समझ रहे हैं, ये जो राष्ट्रीय आयोग था SC/ST वाला, इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसके तहत इस आयोग को दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब इसमें जो अनुसूचित जाति आयोग है, इसके लिए आर्टिकल जो पहले से 338 वो है, और इसके लिए आर्टिकल है 338 का ए, 338 का ए, या इसको हम 338 का क कह सकते हैं। ये आपके पूरे कैमरे के फ्रेम में आ रहा है, सभी लोग एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर, मैं आर्टिकल इसका यहाँ लिख देता हूँ, ये शायद आपको इस जगह में लिख देता हूँ, आर्टिकल 338 ए। तो दो संविधान संशोधन आपने देखे, एक 65वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें SC/ST कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, और फिर 2003 में जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके तहत इस आयोग को दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, आर्टिकल 338 में इसका प्रावधान है, और दूसरा का नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, आर्टिकल 338 ए में इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और 2004 से ये प्रमुख रूप से जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये प्रॉपर रूप से अस्तित्व में आ जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब ये बहुसदस्यीय, ये कैसा है, ये जो, अब देखो SC/ST इसमें कोई अंतर नहीं है, बस है क्या, जो काम मतलब अनुसूचित जाति आयोग करता है अनुसूचित जातियों के लिए, वही काम अनुसूचित जनजातियों के लिए करता है अनुसूचित जनजाति आयोग। सारी संरचना सब कुछ वही है, सारे कार्य भी वही हैं। बस जब हम अनुसूचित जाति को पढ़ें तो अनुसूचित जाति लिख देंगे, और जब अनुसूचित जनजाति तो उसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग काम करेगा, है ना। तो अंतर कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कि इसको अलग अलग पढ़ेंगे, सेम है। तो ये आयोग की अगर संरचना की बात करें, दोनों की, है ना, संरचना, दोनों आयोगों की संरचना की अगर हम लोग बात करें, तो ये कैसा है, ये बहुसदस्यीय, कैसे है, बहुसदस्यीय आयोग है। तो इसमें कौन कौन होता है, तो देखो इसमें एक्चुअली 5 सदस्य होते हैं। देखो कौन कौन होता है, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है इसका अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब इसका जो चेयरमैन होता है, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन, उपाध्यक्ष, और 3 अन्य सदस्य, 3 अन्य सदस्य। तो ये कितने हो गए टोटल, ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। क्लियर। अब इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति। तो कौन नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होगी, और इनकी जो सेवा शर्तें हैं, कार्यकाल है, वो राष्ट्रपति ही
डिसाइड करेंगे। तो राष्ट्रपति अपने आदेश यानी राष्ट्रपति अपने मोहर लगे हुए आदेश के द्वारा इनको नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कार्यकाल हैं, सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तें, कार्यकाल, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कितनी बात समझ में आ गई सभी को? आप इसे नोट कर लीजिए इस तरीके से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो पीसेस है उसमें ये आर्टिकल 338 से जरूर पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं इसके कार्यों पर। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग, इनमें से किसी एक के कार्य पढ़ लेंगे, दूसरे के वही होंगे, सेम होंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इसके कार्य देख लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अनुसूचित जातियों के लिए जो भी हमारे संविधान में प्रोटेक्शन की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में जो SC/ST के प्रोटेक्शन की बात की गई है, वो प्रोटेक्शन कितना कारगर होता है उसका निरीक्षण वगैरह करना इसका काम होता है, और फिर उससे संबंधित कोई रिपोर्ट तैयार करके वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। यानी SC/ST के संदर्भ में जो भी डेवलपमेंट, उनकी जो सुविधाएं हैं, है ना, इससे रिलेटेड काम इसका होता है। ये बात आपको याद रखना, कॉमन सी बात है, अंडरस्टूड है। ओके, तो इसमें पहला कार्य यहाँ पर ऐसे आपको कुछ पॉइंट में बता देते हैं। तो SC/ST दोनों को लेके चलेंगे, है ना। SC के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग और ST के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो कोई एक हम ले लेते हैं। तो अनुसूचित जातियों यानी SC, है ना, SC के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित, SC के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित, संवैधानिक संरक्षण में जानते हो, संविधान में जो उनको प्रोटेक्शन दिया गया, जैसे आर्टिकल 17 है ना, आर्टिकल 17 में छुआछूत को दूर करने का जो किया गया है ना, अस्पृश्यता उन्मूलन, वो SC के ही उसमें है ना, ये संवैधानिक संरक्षण है। संविधान में SC के लिए कहाँ कहाँ पर प्रोटेक्शन की बात की गई विभिन्न आर्टिकल्स में, वो कितने इफेक्टिव तरीके से हो पा रहा है ना, उसका निरीक्षण करना। तो संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना, संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना, ये इसका काम है। क्लियर? और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना, और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। क्रियान्वयन मतलब उसको जो एग्जीक्यूट किया जाता है ना, एग्जीक्यूशन। तो जो संविधान में तो बहुत सारे प्रावधान, हमारे संविधान ने तो हमारे सबके लिए बहुत सारे प्रावधान किए, लेकिन वो जो प्रावधान किए गए हैं वो कितने कारगर तरीके से लागू हो पा रहे हैं, एग्जीक्यूट किस तरीके से हो पा रहे हैं, इसका निरीक्षण करने का काम है अनुसूचित जनजाति आयोग या अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो जो अनुसूचित जाति है उसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग काम करेगा, और जो जनजातियां हैं उसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यही काम करेगा, सेम। क्लियर? अब देखो दूसरा फंक्शन यहाँ पर, इसका दूसरा कार्य हम देख सकते हैं, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल करना और उसकी सुनवाई करना। क्या मैंने बोला? SC के हितों का उल्लंघन, SC के हितों, जो शेड्यूल कास्ट है उसका जो इंटरेस्ट है, के हितों का उल्लंघन, यानी वायलेशन, उल्लंघन करने वाले
किसी मामले की जांच पड़ताल करना, ठीक है, और उसकी सुनवाई करना। ये इसका काम। क्लियर। तो एससी के हितों का उल्लंघन करने वाला यदि कोई मामला आता है तो उसकी जांच पड़ताल करेगा और फिर उसकी सुनवाई करेगा, ये इसका काम, ठीक है। और देखो, एससी एसटी के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना और उचित परामर्श देना तथा यूनियन टेरिटरीज और अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूं। एससी के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं, एससी के सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना, योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना, मतलब पार्टिसिपेट करना, अपना योगदान देना। एक तो ये काम, और मतलब सहभागिता निभाना और उचित परामर्श देना एवं उचित परामर्श देना। तो जो हमारी जो भारत में शेड्यूल कास्ट हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास यानी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई योजनाएं अगर बनाई जाती हैं तो उसके निर्माण में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और उसे नीतियों से संबंधित उचित एडवाइस भी देता है। और संघ शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्य, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र की जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करना, यहाँ लिख सकता हूँ, भारत में जनजातियों की जगह पर हम यहाँ पर अनुसूचित जाति लिखते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग की। अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण, संबंधित विकास कार्यों का निरीक्षण, मतलब ये निरीक्षण करता है और उसका मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकन करना, ये काम कि भारत में चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो या कोई भी राज्य हो, वहाँ पर जो जनजातियों के विकास से संबंधित कार्य हैं उनका निरीक्षण करना और उसका मूल्यांकन करना कि ये कहाँ तक उचित है। क्लियर, ये काम करना। और इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष जब भी आवश्यक हो रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अगला आप कार्य लिख सकते हो कि जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके संरक्षण के संबंध में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं या जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब जरूरत हो, जब आवश्यक हो तो रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये भी इनका दोनों आयोगों का काम है, एससी कमीशन और एसटी कमीशन। क्लियर। तो ये सारे काम हैं एक्चुअल में इनके। अब हम लोग, अच्छा, ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। क्लियर। अब हम लोग आयोग की कुछ शक्तियां देख लेते हैं। तो ये तो थे मोटे मोटे कार्य। हम कुछ शक्तियां देख लेते हैं। तो 2018 तक आयोग से अपेक्षा की जाती थी
कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भी उसी प्रकार का कार्य करता रहे जो उसे जो एससी के लिए कर रहा था। ये 2018 तक की बात है। तो अब ये क्या करता था, शक्तियों में आ गया हम लोग, है ना, इसकी क्या शक्तियां हैं आयोग की। तो 2018 तक ये जो काम एससी के लिए कर रहा था वही काम ओबीसी के लिए भी कर रहा था, यानी एससी और ओबीसी दोनों इसके दायरे में आते थे के लिए ये कार्य करता था, यानी दोनों इसके दायरे में आते थे। लेकिन इसके बाद 2018 में एक संशोधन हुआ 102, है ना, तो 102 वह संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ 2018 में, और इसके द्वारा इसको मुक्त कर दिया गया कि अब आप ओबीसी के लिए काम नहीं करोगे। क्लियर? तो पिछड़ा वर्गों के लिए अब ये काम नहीं करेगा, पहले करता था, क्योंकि अब इस संविधान संशोधन के तहत इसके लिए अलग से आयोग हो गया। क्लियर? और देखो शक्ति क्या है, जब ये अपना कार्य कर रहा होता है ना, जैसे जांच पड़ताल वगैरह, ये भी जो कार्य इसको दिए गए हैं, तो कोई शिकायत की जांच वगैरह कर रहा है तो इसे दीवानी न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसे अपने कार्य के दौरान दीवानी अदालतों की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं, समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये क्या होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट की पावर इसको मिलती है, क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं होती। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब हुआ कि जैसे ये किसी को समन जारी कर सकता है, उपस्थित होने के लिए बुला सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, साक्ष्य प्रस्तुत करवा सकता है ना, ये सारे काम कर सकता है। इसको मतलब दंड नहीं दे सकता है, पनिशमेंट नहीं देगा। फिर इसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाएगा और फिर इसकी रिपोर्ट के आधार पर जो कोर्ट है वो दंडित करेगी। क्लियर? जैसे मान लो एससी के खिलाफ किसी ने कोई अपराध किया है तो इसकी ये जांच वांच करेगी, तो जिसने अपराध किया है उसको वो बुला सकता है, समन जारी कर सकता है ये आयोग, फिर रिपोर्ट तैयार कर देगा। इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर जिस व्यक्ति ने अपराध किया है एससी के खिलाफ, तो उसे फिर दंडित करने का काम आगे होगा, लेकिन ये दंडित नहीं करेगा, इसे रिपोर्ट तैयार कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं, अब ये एंग्लो इंडियन के लिए काम लेकिन अभी भी करता है। तो एंग्लो इंडियन के लिए ठीक वो सारे काम करता है जो एससी के लिए काम करता है, यानी एंग्लो इंडियन इसके दायरे में अभी आते हैं। तो जो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के संबंध में भी उसी प्रकार के कार्य करेगा जिस प्रकार के वह अनुसूचित जाति के लिए करता है। तो ये आप यहाँ पर लिख दोगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों के लिए ठीक वही कार्य करता है जो एससी के लिए करता है, एससी के लिए करता है। क्लियर? ये पहले ओबीसी के लिए भी करता था, लेकिन ओबीसी का काम इससे छीन लिया गया है। तो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन एससी के साथ साथ वो सारे काम एंग्लो इंडियन के लिए भी करता है जो एससी के लिए करता है। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है? जिसके फादर यूरोपियन हो, क्रिश्चियन हो और मदर इंडियन हो, उनकी संतानें एंग्लो इंडियन कहलाती हैं। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। और इसके संबंध में ये रिपोर्ट वगैरह तैयार करता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, जो एससी के लिए काम करता है। सारे काम ये वही सारे कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में ये हमारा कंप्लीट होता है अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। तो आज के लेक्चर के साथ हमारी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होती है। लगभग 111 लेक्चर हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ाए हैं,
बहुत ही डिटेल में पूरा कंप्लीट किया है। जिस स्टूडेंट को सारे लेक्चर अटेंड करने हैं तो वो रविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाए, जिसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, और उस रविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको सारे कोर्स उपलब्ध होंगे, ये सारे लेक्चर वहाँ पर उपलब्ध होंगे। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी ऑनलाइन क्लास से संबंधित। तो ओके, कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।